तो गाइस इस यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हेड इंजरी। हेड इंजरी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब पहले हम समझते हैं हेड इंजरी होता क्या है। ठीक है, अब हमारा जो हेड है उसकी लेयर्स क्या हैं। सबसे पहले पहले तीन मेन हमारी लेयर्स हैं, स्कैल्प, स्कल और ब्रेन। सबसे ऊपर स्कैल्प है, ठीक है, जो हमारा खोपड़ा जो हम फील करते हैं, स्कैल्प। फिर उसके अंदर बोनी लेयर क्या है, स्कल, एंड उसके नीचे हम लोग प्रोटेक्ट किस चीज़ को कर रहा है, स्कल, हमारी ब्रेन को। तो ये तीन लेयर्स हैं हमारे सर की, स्कैल्प, स्कल और ब्रेन, या फिर कोई और भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हमारे सिर से ही, लाइक फॉर एग्जांपल मेनिंजेस एंड ऑल। ठीक है, अगर इन स्ट्रक्चर्स को कोई भी डैमेज होता है किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की वजह से, मतलब अंदर से नहीं, अंदरूनी नहीं, बाहर की किसी फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से टेम्पररी या परमानेंट कैसा भी इम्पेयरमेंट हो सकता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का। मतलब क्या है कि हमारे हेड पर, स्कैल्प, स्कल या फिर कोई भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की वजह से, बाहर से आने वाली फोर्स की वजह से कुछ डैमेज हुआ, और उस डैमेज की वजह से जो भी हमारे फंक्शंस थे ब्रेन के, ठीक है, वो या तो परमानेंटली या फिर टेम्परली कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसकी ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें कॉज कर सकते हैं ब्रेन इंजरी के लिए। सबसे कॉमन होता है आरटीए, जिसको हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत कॉमन है, हाईवेज पे लोगों का खोपड़ा इवन खुल जाता है, डेथ हो जाती है। फॉल फ्रॉम अ हाइट, ऊपर से बिल्डिंग से गिर गए। स्पोर्ट्स इंजरीज लाइक फुटबॉल या रग्बी में बहुत कॉमन है। एंड इसके अलावा क्रिकेट में आपको याद होगा फिलिप ह्यूजेस एक क्रिकेटर थे जिनकी डेथ हो गई थी। असॉल्ट हो सकता है, किसी ने मार दिया, सीरियल किलर था कोई, सर पे खोपड़ा मार दिया। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हो गया या कुछ भी, जहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, लेबरर्स को बहुत ज़्यादा रिस्की कंडीशंस में वर्क कराया जाता है, वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दिए जाते हैं। नहीं तो ब्लास्ट हो गया, कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एंड उसमें सर फट गया, फिर गन शॉट वुंड्स हो गए। तो ये सब इसकी कॉजेज हो सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंजरी। पैटर्न मतलब जो इंजरी हुई है वो किस तरह का, मतलब दो तरह के हो सकते हैं, या तो ओपन हेड इंजरी है या फिर क्लोज्ड हेड इंजरी है। ओपन हेड इंजरी में मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आरटीए ले लेते हैं, कि रोड एक्सीडेंट हुआ और मान लीजिए कि कोई रॉड थी, रॉड ने ट्रॉमा कर दिया सिर पे, रॉड घुस गई सर के अंदर एंड खोपड़ा खुल गया। ओपन से मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है वो इंजरी तो करेगा ही करेगा, और वो स्कल को पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब खोल देगा, जिसकी वजह से जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रेन या मेनिंजेस, जो कि अब एक्सपोज होंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। दूसरा होता है क्लोज्ड हेड इंजरी। क्लोज्ड हेड इंजरी में अब फॉर एग्जांपल मान लो हाइट से एक आदमी गिर गया, ठीक है, अब उसको इंजरी तो लगी, जब वो गिरा रोड पर गिर गया, ऊपर बिल्डिंग से मान लो 18वें माले से गिर गया, अब उसको चोट तो लगी, खून भी निकला, लेकिन इतना ज़्यादा उसका डिग्री नहीं था, एक्सटेंट नहीं था ट्रॉमा का कि स्कल खुल सके। तो सारा जो ब्रेन टिश्यूज वगैरह है वो अंदर ही, और स्कल इंटैक्ट रह जाता है। तो ये हो गया पहला। एंड दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। ये हम लोग देते हैं जीसीएस स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर के बेसिस पे, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। जीसीएस के बेसिस पे हम लोग पेशेंट का टेस्टिंग करते हैं, एंड फिर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग चेक करेंगे कि कितना है। अगर जीसीएस स्कोर 13 से 15 के बीच आ रहा है तो माइल्ड, 9 से 12 के बीच आ रहा है मॉडरेट, और 8 या 8 से कम बैठ रहा है तो सीवियर इंजरी है। अब उसके अलावा हमारा तीसरा बेसिस ऑफ इंजरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन डैमेज। डैमेज मतलब कि मान लीजिए इंजरी हो गई, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ने इंजरी तो कर दिया, अब ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में जो डैमेज हुआ है वो एकदम से हो रहा है या कुछ टाइम बाद हो रहा है। तो उस बेसिस पे हमने करा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कि जो डैमेज हुआ स्ट्रक्चर्स पे वो इमिडिएटली हो गया आफ्टर द ट्रॉमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आरटीए हुआ, तो उसमें प्राइमरी डैमेज क्या होएगा, स्कल फ्रैक्चर हो गया और कंट्यूजन हो गया, ये हमारी प्राइमरी हो गई कि तभी के तभी डैमेज आ गया। सेकेंडरी डैमेज क्या होता है
कि चोट लगने के तुरंत बाद नहीं, कुछ टाइम बाद, कि कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस का रिजल्ट होगा वो इस चीज़ में। लाइक फॉर एग्जांपल कि खून ना पहुंचना वहाँ तक, या खून की कमी हो जाना, क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग हो गई ना तो खून की कमी हो गई, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। अब इतना सारा जब खून बह जाएगा तो खून ही तो ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, हाइपोक्सिया हो गया। सेरिब्रल इडीमा हो सकता है, ये क्लोज्ड इंजरीज में ऐसा देखा जाता है, जब आईसीपी ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ब्रेन पर स्वेलिंग आ जाती है। अब इसके अलावा आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे इस तरह के इंजरीज में। पहला मान, अब एक एग्जाम्पल लेकर चलना तो ये ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रोड पर एक आदमी है, बाइक चला रहा है हाईवे पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एंड उसको थोड़ा नींद में था, ब्रेक नहीं लग गया, कुछ ऐसा हुआ एंड एक्सीडेंट हो गया। एंड एक सरिया था वो उसके सर में घुस गया, या सर पे लगा है, मतलब उसके सर पे इंजरी हुआ है। अब उसके साथ क्या क्या होगा, अब इमेजिन करो। अनकॉन्शियसनेस हो सकता है वो डायरेक्ट बेहोश हो जाए, या फिर अगर होश में भी है तो हल्का फुल्का ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अब सर पे चोट लगी तो सबसे नॉर्मल चीज़ क्या होगी, हेडेक। हेडेक तो होगा ही होगा। सर पे चोट लगने की वजह से हमें कभी भी देख लेना, अगर इवन फुटबॉल इंजरी भी लगती है ना हल्की फुल्की, तो हमको नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी, या उल्टी हो ही जाएगी। अब अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, अब आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में मेमोरी लॉस होता है, सर पे चोट लगेगी, दो चीज़ें बहुत कॉमन है, कुछ टाइम तक का आपने देखा होगा, हल्की फुल्की चोट में भी 10-15 मिनट तक धुंधलापन दिखेगा और स्पीच, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब ब्रेन इंजरी, ब्रेन से हमारे नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। अब ये बहुत सीवियर केसेस है। अब अगर वो नर्व्स का इम्पिंजमेंट हो गया, या नर्व्स पे कुछ भी इंजरी हुई, तो हमारा क्या ख़त्म होएगा, मसल वीकनेस आ सकती है, या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है, डिजीनेस हल्की फुल्की तभी के लिए, और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर ब्रेन का बैलेंस हमारा क्या करवाता है, याद करिए, तो अगर वो स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा डैमेज होता है तो बैलेंस कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेटर कॉम्प्लिकेशंस। अब जब भी हमारे सर पे इंजरी हुई, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसा समझना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, ठीक है, जो कि स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड था। कुछ भी इंजरी हुई मान लो, ठीक है, इंजरी मान लो रॉड पेनिट्रेट कर गई और ये स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा ऐसे ख़राब हो गया। अब अंदर यहाँ पे ब्रेन था और इंट्राक्रेनियल फ्लूइड था। अब जैसे ही यहाँ पे इंजरी हुई तो यहाँ पे इसने प्रेशर मारा। अब प्रेशर अगर पड़ेगा एक स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर जो है, टिश्यूज़ के लिए जगह कम हो गई, तो एक तरह से यहाँ पे क्या बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब क्या होता है, स्कल के अंदर का, क्रेनियम के अंदर का जो प्रेशर था वो बढ़ गया स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। अब आईसीपी की वजह से सेरिब्रल इडीमा भी होगा, इडीमा मतलब स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पे। हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग, अब यहाँ पे अगर रॉड पेनिट्रेट करी है तो खून वगैरह निकलेगा, ठीक है, हेमरेज। और इन केस मान लो तुम ले जा रहे हो इस तरह के पेशेंट को एम्बुलेंस में या किसी भी चीज़ में, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, अब इतना ज़्यादा खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, ब्रेन टिश्यूज़ तक नहीं पहुँचा हमारा खून, तो क्या होगा, शॉक होगा। और किस वजह से हो रहा है वो, खून की कमी की वजह से। तो इस तरह के शॉक को हम लोग बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। एंड लास्ट, क्योंकि ये वीडियोस मैंने फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए मेनली बनाई है, तो इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट मैंने इंक्लूड करा है। अगर इसमें किसी और ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड इतना कंटेंट कॉम्प्लिकेशंस तक का हर उसमें सेम ही रहता है, एंड आप अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ऐसे पेशेंट में क्या करवाएंगे, पोजीशनिंग कराएंगे। इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है, उसकी हम लोग हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करते हैं, क्यों, जिससे ना बेड सोर्स ना हो। अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है तो उसको बेड सोर्स हो जाते हैं। दूसरा, हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, चाहे अनकॉन्शियस पेशेंट हो या चाहे कॉन्शियस हो। स्टार्टिंग हमेशा पैसिव से ही होगी, एंड इन केस पेशेंट कॉन्शियस होता है विद टाइम उसमें सुधार होता है, तो पैसिव से हम लोग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। तीसरा, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, ठीक है, ये चेस्ट फिजियोथेरेपी में आता है। एंड लास्ट इज कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड इसके नोट्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने टेलीग्राम के चैनल की लिंक डाल दी है, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।